Hello guys, welcome back to our channel Neat Sanjeevani. This is Ritik Chhabra here with you. तो आज हम करने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारी रैपिड बायोलॉजी की सीरीज हमने शुरू करी थी उसका तीसरा चैप्टर यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बिना किसी रुकावट के फटाफट से करते हैं इसे शुरू। तो सबसे पहले इसका देखेंगे नीट का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। तो 13 से लेकर 21 तक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपनी। ये देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए पॉइंटर ऑन कर देता हूँ, आप आसानी से देख पाएंगे। तो 13 में 3 से 4 क्वेश्चन, तो ट्रेंड जो जनरली देखा गया वो यहाँ पर देखा गया 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज। 3 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं लगभग, जैसे 2016 में, 18 में, 19 में, तो हो सकता है आपसे 22 में भी पूछे जाए 3 क्वेश्चन, क्योंकि 21 में भी फिलहाल यहाँ से एक क्वेश्चन आया है सिर्फ, जो कि मैं आपको अभी सारे क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैप्टर आपको पूरा समझा कर भेजूंगा और क्वेश्चन साथ में लगवा कर भेजूंगा। और क्वेश्चन चाहिए होंगे टेलीग्राम पर कोशिश करूंगा डालने की। तो फटाफट से करते हैं शुरू। तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड फटाफट से। यस, तो ये रहा हमारा चैप्टर और इसका बेसिकली हमको यहाँ क्या बताया गया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो कि यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। जैसे कि यहाँ पर लिखा है व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। जब हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात करें तो वो क्या चीज़ है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि ये लिविंग है। तो वो होती है प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि द सेल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेल ही है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर करवाता है। उसके बाद हम बात करें तो कुछ सेल्स होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से ही बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जैसे कि हम हो गए, उसके बाद जो अलग अलग तरह के सेल से बने तो हम हो गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेल है क्या चीज़। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, अगर वो सेल के स्ट्रक्चर से कम है कुछ भी, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं करेगा। जैसे कि हम वायरस की बात करें, वायरॉइड की बात करें, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़े अच्छे से डील करेंगे, जो कि हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो वायरस होता है वो सिर्फ प्रोटीन और आरएनए या डीएनए से बना होता है, तो उसमें बाकी ऑर्गेनेलिज तो है ही नहीं, और ना ही उसमें कोई कवरिंग है, कुछ भी नहीं है, तो वो सेल नहीं। एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, इसलिए हम उसे लिविंग नहीं बोल सकते। हालांकि जब वो होस्ट में चला जाता है तो वो रेप्लिकेट करवा सकता है होस्ट की मशीनरी के थ्रू, तो इसलिए फिर वहाँ पर हो जाकर लिविंग हो जाता है, लेकिन वो लिविंग नहीं करी जाती। देन हमको यहाँ पर दिया गया है एंटन वॉन लिवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार देखा था और डिस्क्राइब करा था एक लिविंग सेल को। उसके बाद हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में भी कुछ नहीं है, हम यहाँ सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे हैं अपनी बायोलॉजी का। मैंने आपको बताया था कि मैंने ये इस तरह से सीरीज क्यों रखी है, तो इसका रीज़न यही था कि आपको बेसिकली पहले जो इंट्रो वाले चैप्टर्स हैं पहले वो करा दी जाए और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर जाया जाए। ठीक है, तो अभी हमने पहले लिविंग वर्ल्ड करा, फिर हमने अब करा बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें सारी जान ली। अब हम सेल में जान रहे हैं सारी ऑर्गेनेलिज क्या क्या है भला। फिर उसके बाद जब हम प्लांट किंगडम, ये अपना और प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनमें हम पढ़ेंगे प्लांट एनिमल के बारे में। अभी यहाँ पर डीएनए आरएनए की बातें आएंगी, वो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, बायोटेक में पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका चलने वाला है प्रोसीजर। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर तो यार कुछ समझाया ही नहीं इन्होंने, तो ये ऐसे कैसे चल रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इंट्रो वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। और अगर आप वीडियो में थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो नीचे आपको टाइमलाइन दी गई है, वहाँ पर आप जिस टॉपिक को अगर देखना चाहते हैं पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारी सेल थ्योरी। उससे पहले एक बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तभी ये सारी जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स थी सेल की ये सब रिवील हो पाई थी, उसी की हेल्प से इन सबको देखा जा सका था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। और ये 1950s में हुआ था इसका इन्वेंशन, तो उसके बाद ही इन सब की डिस्कवरी हुई थी कि ये भी चीज़ें ऑर्गेनेलिज वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो सेल थ्योरी की बात करें तो 1838 में मैथियस श्लाइडेन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे,
उन्होंने एग्जामिन करा कुछ प्लांट्स को और ऑब्जर्व करा कि जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये इन्होंने एक सिंपल सी बात कही, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब ये आए थियोडोर श्वान, तो इन्होंने क्या करा, ये भी सेम टाइम पर लगभग ये 1839 की बात है, ये जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो इन्होंने स्टडी करा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, सिंपल सी बात है जूलॉजिस्ट है तो एनिमल सेल को ही करेंगे स्टडी, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने कहा जो एनिमल सेल्स हैं उनकी जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो इसको कि हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन्होंने नहीं बताया था उस टाइम, तो उन्होंने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करा था। उसके बाद उन्होंने ये भी कंक्लूड करा, उन्होंने कुछ प्लांट टिश्यूज़ पर भी स्टडी करी, हालांकि वो जूलॉजिस्ट थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ प्लांट टिश्यूज़ पर स्टडी करके ये कंक्लूड करा कि जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके थे एनिमल सेल्स में। तो उन्होंने प्लांट टिश्यूज़ को जब देखा तो उन्होंने सेल वॉल देखी, तो उन्होंने कहा ये तो यार प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टर है, ये और किसी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसी के बेसिस पर फिर श्वान ने प्रपोज करा था दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। उसके बाद फिर श्लाइडन एंड श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी, लेकिन ये सेल थ्योरी जो थी ना ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर रडोल्फ वर्चो आए आगे 1855 में, उन्होंने एक्सप्लेन करा दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये एक लैटिन टर्म है, शायद आई थिंक ग्रीक टर्म है ये। तो ये एक टर्म है जिसको कि इससे डिनोट करा जाता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड करके न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर सेल थ्योरी क्या हो गई जो कि आज के समय पर अंडरस्टूड हो रही है, वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सिंपल अब एक ओवरव्यू लेंगे सेल का फटाफट से। जैसे कि हम यहाँ सबसे पहले बात करें अनियन सेल की, जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल आप सब लोग जानते हैं। इट हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। तो सेल वॉल होगी क्योंकि प्लांट सेल है, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट विद इन इट इज दी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर हम ह्यूमन चीक के सेल की बात करें या स्किन का कोई भी आप सेल बात करें, एनिमल के किसी भी सेल की बात करें, तो इट हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज ए डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसके में जो आउटर स्ट्रक्चर था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती ही नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि ईच सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम जो कि कंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कैरी करेंगे दे आर यूकैरियोटिक, और जिन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, जिनका जो न्यूक्लियस होगा या स्ट्रक्चर कुछ होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, ऐसे ही खुला पड़ा है साइटोप्लाज्म में, तो वो सेल्स होंगे प्रोकैरियोटिक, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो नेकेड होगा, किसी एनवेलप में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होगा, कवर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, इसको कि हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो वो ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ सेल। बाकी सब जैसे कि ऑर्गेनेलीज आ गई हमारी पहले तो सेल के अंदर, सारी ये न्यूक्लियस वगैरह अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म जो कि बाकी का वॉल्यूम कवर करेगा। यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन से मार्क क्यों कहा है, ग्रीन और येलो आप सब लोग जानते हो, अगर आप पहले से देख रहे हैं। ग्रीन का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। बाकी येलो से तो एक बेसिक नोट्स के लिए आप कह सकते हैं कि जहाँ से आप नोट्स बनाने वाले हैं। तो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इस वर्ड के लिए मैंने मेन इस लाइन को हाईलाइट करा है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है साइटोप्लाज्म, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। तो मेन एरिना जो सेलुलर एक्टिविटीज का है, चाहे प्लांट सेल को चाहे एनिमल सेल को, दोनों में ही साइटोप्लाज्म है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब इसी में हो रही हैं टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। तो यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। जैसे कि हो गई हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल्स। तो ये सब चीज़ें हो गई। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें ऐसा कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है। हालांकि जो राइबोसोम होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, और ये दोनों में मिलेंगे आपको, प्रोकैरियोटिक में भी मिलेंगे एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोट्स में तो ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, वहाँ जब कोई ऑर्गेनेली नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अलावा भी दो ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं। पहली है हमारी क्लोरोप्लास्ट
प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि सिंपल सी बात है, और दूसरी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस लिए बोलते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो एनिमल सेल्स भी कुछ एक हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को कैरी करते हैं, जो प्लांट्स में नहीं मिलती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट के पास है, ऐसे ही एनिमल्स के पास भी कुछ ऐसा है जो प्लांट्स के पास नहीं है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल, जो कि हेल्प करती है सेल डिवीजन में। आप सब लोग सेल डिवीजन चैप्टर में इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, उसके बाद आपका हम आएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो सेल्स जो हैं वो ग्रेटली डिफर करते हैं इन शेप, साइज एंड एक्टिविटीज़ वगैरह में। तो जो माइक्रोप्लाज्मा है, अब खास पॉइंट यहाँ पर, जो माइक्रोप्लाज्मा है दे आर दी स्मॉलेस्ट सेल्स, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं माइक्रोप्लाज्मा, एंड दे आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और बैक्टीरिया की बात करें अगर हम, तो बैक्टीरिया होते हैं लगभग आई थिंक 3 to 5 माइक्रोमीटर, यस, bacteria could be 3 to 5 micrometer, and the largest isolated single cell is the egg of an ostrich, and the human red blood cells they are about 7 micrometer in diameter, और जो nerve cells होते हैं they are some of the longest cells। अब confusion यहाँ पर क्या है, longest और largest अलग अलग है क्या? जी हाँ, अलग अलग है। यहाँ पर बात करी है egg of ostrich जो है ये largest है, सबसे बड़ा, सबसे विशाल, और यहाँ पर बात करिए नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, सबसे लंबे, समझ पा रहे हैं आप? नर्व सेल्स लंबे होते हैं और एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है वो लार्ज होता है। तो ऐसा बताया गया है यहाँ पर। और बाकी जो ये नाप दिए गए हैं, कुछ डायमीटर दिए गए हैं, इनको याद रखने का सिंपल तरीका देखिए आप। भाई ह्यूमन रेड ब्लड सेल का आप याद रखिए 7 माइक्रोमीटर है। उसके बाद देखिए बैक्टीरिया उससे छोटा ही होगा, तभी उसमें इन्वेट कर पाएगा, अगर इन्फेक्ट करना है तो बैक्टीरिया छोटे ही होते हैं, तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 1 से भी छोटा होगा, तो 0.3 माइक्रोमीटर। तो कुछ इस तरह से आप करना चाहें तो यार इसे कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर कुछ फिर दिए गए हैं, ये रेड ब्लड सेल्स आपका दिया गया राउंड एंड बायकॉन्केव, आप इनकी शेप्स जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपसे पूछते भाई रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी कैसी शेप है, तो राउंड एंड बायकॉन्केव। फिर वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये एमीबॉइड होते हैं, ये इनका फॉल्स स्ट्रक्चर होता है, तो ये होते हैं एमीबॉइड शेप के। फिर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, चांसेस हैं पूरे, क्योंकि देखिए उनको कुछ क्वेश्चन ऐसे चाहिए होते हैं जहाँ से वो बच्चे को कंफ्यूज कर सके, या साफ भाषा में कहूँ जहाँ से वो रैंकर्स निकाल सके। तो रैंकर्स कहाँ से आएंगे? जब टिपिकल से वो क्वेश्चन देंगे, तो जो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा वो रैंकर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर है नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ब्रांच्ड दिख रहा है आपको, और लॉन्ग मैंने आपको भी बताया नहीं है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रैकिड दिया गया, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और यहाँ पर दिया गया मीजोफिल सेल्स, राउंड एंड ओवल। बच्चे ना बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा कि मॉड्यूल्स पढ़ने, अपने को तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो भाई उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अरे आप एनसीईआरटी तो आकर पढ़िए जनाब, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भरी पड़ी है, डीपली है, बस थोड़ा सा आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है इसमें, सिंपल सी बात ये है। लेकिन मॉड्यूल्स में आपका टाइम ज़्यादा लगता है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं करता, लेकिन बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ भी करने को प्रेफर नहीं करूँगा। आप क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस में कोई बाहर का पॉइंट लगता है थोड़ा बहुत, और वो आपको लगता है कि वो आपके कोर्स से मिलता जुलता है, उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। आप मॉड्यूल्स क्यों पढ़ने जाते हैं? एनिमल किंगडम किसी मॉड्यूल से पढ़ के देखिएगा आप कभी, इतना बड़ा चैप्टर है भाई साहब, किसी मॉड्यूल में तो हद कर रखी है मतलब। और आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी में भी अच्छा खासा पढ़ा है, बहुत एग्जाम्पल पढ़े हैं, लेकिन बच्चा कहता नहीं मुझे तो और एक्स्ट्रा पढ़ना है यार। अरे इतना बड़ा सिलेबस है, पहले उसे तो कवर कर लो यार, उसके बाद जितना पढ़ना है पढ़ना। तुमको एमबीबीएस चाहिए या तुमको ये 11th-12th में पीएचडी करनी है, तुमको एमबीबीएस चाहिए तो उसके लिए तैयारी करो। आपको एक अच्छा स्कोर लेकर आना है, वहाँ पर 620+ या 630+ ऐसा स्कोर करना है आपको अच्छा, जिससे कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, ठीक है। तो आप इस पर फोकस कीजिए, एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। तो उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर छोटा सा, एक प्रोटोप्लास्ट जब होता है, प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट न्यूक्लियस अंडरगोइंग डिवीजन विदाउट सेल वॉल या विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सिंपल सा एक पॉइंट कह सकते हैं आप इसे, एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन नहीं करा गया, लेकिन ये एनसीईआरटी से मिलता जुलता, आप 9th-10th में आपने कभी पढ़ा हो तो ये वहाँ पर पॉइंट आता है। अब प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल, जी हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सेल विदाउट सेल वॉल। यहाँ पर इसका हमने लगा दिया सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो अब देखते हैं फटाफट से अब नेक्स्ट। यस, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं फटाफट से।
जी, तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सबसे पहले तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, जो कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इन सब से रिप्रेजेंट करा गया है प्रोकैरियोट को। तो जनरली क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं और ईजिली मल्टीप्लाई कर जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। और इनकी शेप और साइज काफ़ी वेरी करता है और मेनली 4 बेसिक शेप्स होती हैं इनकी। देखिए, एक होती है बेसिलस, यानी कि रॉड लाइक दिखते हैं। फिर कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरिला। सब नाम से ही आपको पता चल रहे हैं तो कैसी शेप है और उसके हिसाब से कैसा उसका नाम है, तो वैसा ही नाम है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, इट इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। काफ़ी वाइड वैरायटी है इनमें शेप एंड फंक्शन की, लेकिन फिर भी इनमें जो सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही रहता है लगभग सबका। इसके बाद आगे प्रोकैरियोट में जाते हैं फटाफट से। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग दी सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और वो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। तो उनको हम कैसे याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। और एक और खास पॉइंट जो इसमें आगे आएगा, दे आर एनारोबिक, ये इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब बात करें आगे, तो इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली मतलब नेक्ड होता है, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसी के साथ हम बात करें तो जीनोमिक डीएनए जो इनका होता है, जो कि सिंगल क्रोमोसोमल या सर्कुलर डीएनए होता है। तो मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए तो इनका हो गया जो फैला हुआ है पूरे में, वो इनका स्ट्रक्चर सा। उसके अलावा भी इनमें प्रेजेंट होता है कौन सा डीएनए, सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। और जो स्मॉलर डीएनए होता है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड डीएनए करता क्या है, इसका मतलब कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है ये बैक्टीरिया को जनरली, और रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो ये सब बातें आपको बायोटेक में जानने को मिलेगी डिटेल में। यहाँ पर आपको एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया कि इसमें जीनोमिक डीएनए के अलावा प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। और जो प्लाज्मिड होता है इसके कुछ फिनोटिपिक स्पेशली कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स और भी कुछ तरह के इस तरह के रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये। तो इसका जो यूजेज है वो सारी बायोटेक्नोलॉजी में है, तो बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ेंगे वो। तो उसके बाद यहाँ पर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइबोसोम के अलावा। बाकी सब यूकैरियोट्स में ही सिर्फ मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें, दे हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इनमें कुछ स्पेशलाइज चीज़ें इनमें भी प्रेजेंट है, जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में। एंड स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम बोलते हैं मीजोजोम, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसमें मीजोजोम प्रेजेंट होता है जो कि एक सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। सेल मेम्ब्रेन से ये एक एक्सटेंशन सा बनकर टूटकर ये बीच में आ जाता है। तो मीजोजोम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोकैरियोट्स का, बहुत सारे फंक्शन करवाता है। अभी आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल एनवेलप की अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, दे हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। जो सेल एनवेलप इनका होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है इनका। सबसे पहले आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद देन सेल वॉल एंड देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर की साइड। तो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो बैक्टीरिया होते हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है इसी सेल वॉल के बेसिस पर, सेल एनवेलप के बेसिस पर, ऑन द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स। और ये किस तरह से किया जाता है, द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द ग्राम विज। ग्राम विज ने एक प्रोसीजर निकाला था स्टेन करने का, ये ग्राम डाई से स्टेन किया जाता है इसको। तो उससे जो स्टेन कर जाता है वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, जो स्टेन नहीं करेगा वो ग्राम नेगेटिव हो गया। ये बेसिकली कि इसमें टिचोइक एसिड करके कुछ प्रेजेंट होता है, तो जिसमें वो प्रेजेंट होता है वो ग्राम स्टेन ले लेता है, तो इसलिए वो ग्राम पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मुझे भी याद आया, मैंने एक क्वेश्चन करा था इसका, इसलिए मुझे इसका पॉइंट बनाना पड़ा था क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड लगा था। देखिए ऐसे आप पॉइंट्स बना सकते हैं जो आपको लगे आपके सिलेबस से, आपके मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सबसे रिलेटेड है। तो आप एक छोटा सा पॉइंट बना लीजिए, कभी चलते फिरते घूमते फिरते एक नज़र मार लीजिए, और क्या आपकी मेमोरी में बना रहेगा। जैसे कि मैंने पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसको कोई ऐसा रिवीजन नहीं करा कि मैंने अपनी उस नोट्स कॉपी को दबा के रिवीजन किया है। उसको सिर्फ मैं कभी कभी बस देख लिया करता था। जैसे कभी मान लो मॉक टेस्ट देने बैठ रहा हूँ, कभी कोई तो टाइम है तो थोड़ा सा एक बार पन्ने पलट लिए। पढ़ना बैठना नहीं है, रटना नहीं है उसे, सिर्फ पन्ने पलटने हैं। अगर कोई रिपीट हो गया क्वेश्चन तो काम आ जाएगा आपके। ठीक है,
तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है उसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग थिकनेस होती है इसकी अलग अलग बैक्टीरिया में, जैसे कि ये लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, while in others it may be thick and tough called the capsule। तो ये अलग अलग हो सकती है। जो सेल वॉल होती है वो डिटरमाइन करेगी शेप ऑफ सेल, जो कि आप सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ये सेल वॉल का बेसिकली काम होता है सेल को बर्स्ट होने से बचाना और कोलैप्स होने से बचाना। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। प्रोकैरियोट की यहाँ पर बात हो रही है, अभी आगे पढ़ेंगे आपको यूकैरियोट में कुछ अलग दिखाऊंगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी सेमी परमिएबल इन नेचर, याद रखिएगा इस पॉइंट को, एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करेगी, सिंपल सी बात है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये यूकैरियोट्स जैसी ही होगी स्ट्रक्चरली, ठीक है, फंक्शनली अलग होती है थोड़ी सी। तो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो कि हम मेसोसोम की बात कर रहे थे, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, हम पढ़ चुके हैं। एंड दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेला, और इनका काम क्या है मेनली, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। तो इस सब में मेसोसोम हेल्प करता है रेस्पिरेशन वगैरह में। तो ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंजाइमेटिक कंटेंट, मतलब सब काम यहाँ पर चलता है। तो मेसोसोम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट का, 21 मिनट की वीडियो हो गई है, फटाफट से कवर करनी है, आज कोशिश करूंगा 1 घंटे में पूरा खींचने की। आगे ऑर्गेनिज्म में टाइम नहीं लगने वाला, बाकी फिर भी चलिए थोड़ी सी स्पीड में अपनी रखता हूँ, क्योंकि तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा जितने कम से कम टाइम में मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाऊँगा। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो जनरली हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं ऊपर। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ मेसोसोम था ऐसे ही कुछ अलग से भी प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस साइटोप्लाज्म में ही, और इसको बोलते हैं हम क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स मतलब क्रोमेटो मतलब कलर हो गया, तो विच कंटेन पिगमेंट, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखा भी है जैसा कि। तो बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और मोटाइल होंगे अगर तो उनके पास फिलामेंटस एक्सटेंशंस होंगे सेल वॉल में, जिसको कि हम फ्लैजिला बोलेंगे, जिसकी मदद से वो बेसिकली मूव करेगा। तो दे शो अरेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। तो इसमें भी अलग अलग रेंज प्रेजेंट होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो फिर फ्लैजिला वगैरह से मूव करते हैं। तो बैक्टीरिया जो फ्लैजिला होता है, तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके बेसिकली, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। हुक सिंपल सी बात है, आपको पता चल रहा होगा, अलग बाहर की साइड जो आ रहा है जिससे कि वो अटैच वगैरह होएगा। बेसल बॉडी जो अटैच हो रही है बैक्टीरिया की बॉडी से, फिलामेंट जो उनके बीच का जो रॉड लाइक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है, वो फिलामेंट हो गया। तो यहाँ पर लिखा है फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो सेल सरफेस से आउटसाइड तक जाता है, फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फ्लैजिला के अलावा कुछ और भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पिलाई, फिम्ब्रिया, ये सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनका कोई मोटिलिटी में रोल नहीं है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो इनका कोई मोटिलिटी में रोल नहीं है, ये सिर्फ एक सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, तो सरफेस से उग रहे हैं। इसलिए जो पिलाए होता है, इट आर इलोंगेटेड सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। तो ये किसी स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं पिलाए, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। ये आपने ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, अगर कभी डिटेल में पढ़ा हो, तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो कॉन्जुगेशन नाम का एक प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में, जिससे कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या आप कह लीजिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें एक सेक्स पिलाए बनती है, दोनों बैक्टीरिया के बीच में ब्रिज टाइप बनता है, उसको पिलाए बोलते हैं, तो वो सेक्स पिलाए हो जाती है। तो ये पिलाए जो है ना, ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये स्पेशल प्रोटीन से बना है, ये वहाँ पर काम आता है, ये सरफेस स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो फिम्ब्रिया की हम बात करें, दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, और कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो हेल्प टू होस्ट टिश्यू। तो उन सब में अटैचमेंट का काम है मेनली फिम्ब्रिया की। अगर हम बात करें फिम्ब्रिया टर्म एक और जगह भी अगर आपको याद है, अगर आप ड्रॉपर है, आपने 12th कर ली है, तो एक और जगह भी है फिम्ब्रिया, अगर आप याद कर पा रहे हैं, कुछ आया याद, इन्फंडिबुलम, फिम्ब्रिया, इस्थमस एम्पिला, ओवरी में जाइए, ह्यूमन ओवरी, जी हाँ, वहाँ पर फिम्ब्रिया प्रेजेंट होता है ना, फिंगर लाइक, जो इन्फंडिबुलम के आगे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कंफ्यूज कर सकती हैं एक टाइम पर जाकर, लेकिन अगर आप रिवीजन रखेंगे एनसीईआरटी का, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि देखिए मैंने खुद पढ़ी है एनसीईआरटी, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही कर रहा हूँ, नहीं जी एनसीईआरटी पढ़िए, एनटीए वाले कह रहे हैं एनसीईआरटी, नहीं, एनसीईआरटी से आ रहा है पेपर, और एनसीईआरटी में बहुत वास्ट दिया गया है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत दिया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राइबोसोमल इंक्लूजन बॉडीज की। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल,
एंड 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है जनरली। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ तक मुझे ध्यान है। 15 बाय 20 इनका साइज होता है लगभग, एंड दे आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स 50s एंड 30s यूनिट्स which when present together form 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो 70s बना लेते हैं। अब ये 50 और 30 तो यार 80 हुआ, तो ये 70s क्यों बोला हमने? ऐसे होता है। यहाँ पर ये 50s की एक है, देखिए आप इससे लगा लीजिए। 30s की एक है, छोटी मान लीजिए इतनी है ये, ठीक है। ये 50s की बड़ी है, तो ये गई और ये जाकर इसमें हल्की सी फिट हो गई, तो ये 10 का लॉस हो गया ना। तो 70 इसलिए बोलते हैं उसे, तो क्योंकि एक दूसरे में सोप बॉक्स होता है, उसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर वाले पोर्शन को उसमें जाकर के फिक्स हो जाता है, ऐसे ही इसमें भी फिक्स हो जाता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं 50 + 30 70 बन जाता है वो 80 बनने की वजह। ऐसे ही जब उसकी बात करें हम 80s की बात करें तो 60 + 40 से बनता है, जो कि हम यूकैरियोट में आगे बात करेंगे अभी फटाफट से। तो यहाँ पर हमने देख लिया। एंड राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन मशीनरी की तरह एक्ट करते हैं। इधर से आता है मैसेंजर आरएनए, और वो फिर आगे आप पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स में आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ क्या होता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है। तो ये राइबोसोम है आपका पूरा, ठीक है। इधर से आपका आरएनए आ रहा है चलकर, ठीक है, और इधर से आपके ट्रांसफर आरएनए है, तो ट्रांसफर आरएनए आकर उससे चिपकते हैं, और जो ट्रांसफर आरएनए की दूसरी साइड एक अमीनो एसिड लगा होता है, उन अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ये जो आपका राइबोसोम है। इसके अंदर जैसे जैसे वो पास होते जाते हैं तो उनके पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं, और अमीनो एसिड्स का पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दो, क्या बनता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह से करता है राइबोसोम, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसलेशन के प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में और बात देखिए। कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो कि एक सिंगल एमआरएनए से अटैच होकर के एक चेन बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो राइबोसोम या पॉलीसोम जो होता है ट्रांसलेट कर देगा एमआरएनए प्रोटीन, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, बस ये पॉलीसोम बना लेता है, बाकी सब नहीं बनाते हैं, प्रोकैरियोट्स में ही होता है। तो इंक्लूजन बॉडीज हैं कुछ जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलती हैं, जैसे कि रिजर्व मटेरियल की फॉर्म में ये स्टोर कर लेती है फूड को। तो रिजर्व मटेरियल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, दे आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। एंड दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म, जैसे कि एग्जांपल्स इनके क्या है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स वगैरह। और बाकी गैस वैक्यूल्स जो होते हैं, दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये ब्लू ग्रीन में मिलेंगे आपको, पर्पल में मिलेंगे, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलेंगे। गैस वैक्यूल्स पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तैयार रहिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, एंड एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है इनमें साइटोप्लाज्म में थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है पूरा साइटोप्लाज्म, जो इसका एरिया है उसमें तो खुला पड़ा था सारा, यहाँ पर कंपार्टमेंट्स हो गए, तो अलग अलग ऑर्गेनेलिज बन गई, अलग अलग कमरे बन गए एक पूरे सेल के घर में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो दे पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप होता है उनके पास, वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, जेनेटिक मटेरियल जो इनका ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। और एक और खास बात, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। वहाँ पर आइडेंटिकल थे लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं होंगे सारे यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि प्लांट एनिमल की बात कर लीजिए, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एनिमल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्लांट में वैक्यूल बड़े साइज का प्रेजेंट है, एनिमल में छोटे साइज का प्रेजेंट है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि प्लांट एनिमल सेल्स हैं, दे आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि मैंने आपको बताया, which are absent in animal cell। और एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, they have centrioles which are absent in almost all plant cells, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी इसकी। अब एक बार प्रोकैरियोट्स के हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से जरा, क्या सिस्टम है इसमें। जी हाँ, तो which of the following statements about the inclusion bodies is incorrect? These are involved in ingestion of food particles, they lie free in the cytoplasm, they lie free in the cytoplasm। जी हाँ, बिल्कुल अभी बताया, फ्री रहते हैं। they represent reserve material in cytoplasm, बिल्कुल हाँ, रिजर्व मटेरियल ही करते हैं। they are not bound by any membrane, अभी बताया था नहीं करते हैं। तो क्या बचा? पहला बचा, these are involved in ingestion of food particles। देखिए पहला ऑप्शन ऐसे दे दिया, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही साथ इस ऑप्शन में फंस जाते, they are involved in ingestion of food particles, इसका क्या मतलब हुआ यार? तो ये आप फंस जाते हैं यहाँ पर। एक बार सारे ऑप्शंस पढ़िए, आराम से पढ़िए, कई बार एलिमिनेशन से करना होता है क्वेश्चन,
तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड्स इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70s राइबोसोम ओनली। अब 70s राइबोसोम ओनली, सिर्फ 70s राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में। अब प्रोकैरियोट का क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, ऑर्गेनिज्म हुआ है ना, तो प्रोकैरियोट हो गया। तो प्रोकैरियोट में कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स तो आपको प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद प्रोटीन कोड, जी नहीं। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए होता है जी हाँ, और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, आपको बताया मैंने अभी प्लाज्मिड डीएनए के बारे में। चौथा ऑप्शन भी एक बार पढ़ते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनक्लोजिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो सरासर गलत है, इसको तो सही होने का कोई हक ही नहीं है, डी को, तो सी इसका करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, साइनोफिशियन भी है, ग्लाइकोजन भी है, फॉस्फेट भी है, पॉलीजोम कोई इंक्लूजन बॉडी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चंस हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्होंने एप्लीकेशन बेस कर दिया। एप्लीकेशन बेस कैसे, जैसे कि सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, एनिमल्स में होती है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कौन है एनिमल। और यहाँ पर आप एनिमल छोड़िए, आपने अभी पढ़ा था माइकोप्लाज्मा के बारे में, ये रहा देखिए आपका ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। मैंने आपको बताया था दे आर विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल। बाकी यहाँ पर किसी एनिमल का नाम दे देते तो वहाँ पर वो आ जाता। बाकी फनेरिया, नोस्ट्रोक, एस्परजिलस, ये सब ये आपका बैक्टीरिया वगैरह में आ रहे हैं और ये आपके प्लांट्स में आ रहे हैं, तो ये सब सेल वॉल पोजेस करते हैं। नाउ विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, अभी पढ़ा था मीसोजोम। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ओके। अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जी नहीं बिल्कुल नहीं, तो सरासर गलत है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया नहीं। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू पोजेस एंड ग्लाइकोसिलेटेड बिटवीन, नहीं। अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सबसे आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, फिर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सिंपल सी बात है। देन व्हाई इज अ कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के लिए कैप्सूल एडवांटेजियस क्यों होता है। कैप्सूल क्या था अभी अभी आपको बताया था, जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो कई बार टफ लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल। इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच द सरफेस, कैप्सूल नहीं बिल्कुल भी नहीं। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन टू सम एक्सटेंट। इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ लोकोमोशन, जी बिल्कुल नहीं। इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, capsules. It allows bacterium to hide from host immune system. It protects the bacterium from desiccation. Desiccation से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है कैप्सूल, जी नहीं, कैप्सूल का उसमें रोल नहीं है, उसमें सिस्ट का रोल आता है। एक सिस्ट की फॉर्म में बना लेता है, जब वो स्पोर्स फिर अंदर उसके बन जाते हैं, जब मल्टीपल फ्यूजन करता है, आप सब लोग जानते होंगे, तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, उसमें सिस्ट जो होती है वो डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को। तो आई थिंक इसका होना चाहिए डी पार्ट। इट अलाउज द बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है, जो बैक्टीरिया की आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसका मेन रोल क्या है, इसको प्रोटेक्ट ही तो करना है, इसका रोल जो इम्यून सिस्टम है होस्ट का उससे, ताकि वो इसे मार ना दे कहीं। तो मेरे हिसाब से इसका यही आना चाहिए, जी हाँ यही है इसका आंसर, जी यही है। क्वेश्चन प्रोकैरियोट्स के हो गए हमारे। उसके बाद अब देखते हैं मेन, यहाँ पर देखिए खास लिए आपको मैं डायग्राम्स क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपका प्लांट सेल और ये आपका नीचे वाला एनिमल सेल, तो इन दोनों में अंतर कुछ, जी हाँ बहुत बड़ा अंतर है। इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है सबसे बड़ी बात, और इसमें मिडल लैमेला प्रेजेंट है। मिडल लैमेला क्या है, अब ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना प्लांट सेल्स में, तो सेल वॉल में भी आप आगे पढ़ेंगे, सेल वॉल के साथ प्रेजेंट होता है मिडल लैमेला, जो कि सेल वॉल का ये आगे फिर आगे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, उसके बाद बीच में मिडल लैमेला बनता है, तो ये वो मिडल लैमेला होता है, तो सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड है, तो यानी प्लांट के लिए एक स्पेशल फीचर हो गया है। और वैक्यूल, यहाँ पर देखिए कितने लार्ज साइज का वैक्यूल है, तो ये भी प्लांट्स का अलग फीचर है। तो अगर आपको ऐसा डायग्राम दे दिया जाए तो आपको इन चीज़ों को देखकर मार्क करना है ये प्लांट है या एनिमल है। सबसे पहले वैक्यूल देखिए इतना बड़ा दिख रहा है, प्लांट सेल है। एनिमल में भी कुछ खास चीज़ें जैसे कि माइक्रोविला, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं। और बात करें सेंट्रियोल, ये देखिए ये रहा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल सा होता है ये, तो ये भी इनका स्पेशल फीचर है। आधा घंटा हो गया है तो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करने से पहले वही डिटेल स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन का था वो कब स्टडी हो पाया था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, और वो कब हुआ
इन द 1950s लगभग उस टाइम हुआ था। तो केमिकल स्टडीज जो सेल मेम्ब्रेन को स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, उन्होंने ही साइंटिस्ट को इनेबल करा टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पे काफ़ी रिसर्च चलती थी उस टाइम, तो इसी बेसिस पर वो सर्च कर पाए, जो केमिकल स्टडीज़ करी उन्होंने सेल पर सारी आरबीसीज के थ्रू करी है, मेनली जो ह्यूमन आरबीसीज के थ्रू करी है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स की बनी होती है, अरेंज्ड इन अ बाय लेयर, एक लेयर ऊपर होती है एक लेयर नीचे होती है, ठीक है। एंड लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो जो नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोफोबिक है तो अंदर की साइड होगी, क्योंकि देखिए वाटर से डलेगी, इधर भी एक्वस एनवायरनमेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इधर भी होगा। तो ये एक लेयर ऊपर चल रही है आपकी लिपिड की, एक लेयर नीचे चल रही है, तो ये इसके हेड हो गए दोनों, और ये जो बीच में दोनों, आप जहाँ पर मेरा फेस आ गया तो इस जगह पर सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा दोनों के बीच में, क्योंकि ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये हाइड्रोफोबिक टेल से देखिए, ये ऊपर वाले की हाइड्रोफोबिक टेल, ये नीचे वाले की हाइड्रोफोबिक टेल, ये टेल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रेजेंट होंगी, तो बाय लेयर की फॉर्म में चलती है। एंड द नॉन पोलर टेल जो होगी वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जो कि प्रोटेक्टेड होगी फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको बताया। द लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो जो मेनली ये लिपिड्स होते हैं ये होते हैं मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स। इनके बारे में आपको मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बताया था, जो कि फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में बताया था। एंड देन सेल मेम्ब्रेन जो होती है तो ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कुछ रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें अपना यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो कुछ इस तरह से होता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज की हम बात करें तो इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो ये इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे वो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन की, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे वो पार्शियली या टोटली बेरिड होंगे इन दी मेम्ब्रेन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इंटीग्रल प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन में दबा हुआ है, धसा हुआ है, ब्यूरिड, दबा हुआ है ना। और ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन को दिया गया है, जी हाँ ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो ये बाहर से जा रहा है। तो ये पार्शियली ब्यूरिड है वैसे थोड़ा सा, लेकिन ये बाहरी माना जाएगा, ये हाँ बाहर की साइड ही है, ये पेरिफेरल प्रोटीन में आएगा। और ये इन प्रोटीन्स के ऊपर ये शुगर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, और ये लिपिड बायलेयर आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, अच्छे से दिख पा रही है। कोलेस्ट्रॉल कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डायग्राम्स भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वहाँ पर। तो इम्प्रूव मॉडल जो था सेल मेम्ब्रेन का वो प्रपोज किया गया बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो क्वेसी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, भाई क्वेसी फ्लूइड नेचर क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये है आपकी लिपिड की लेयर, ये इस तरह से ना कुछ जैसे नदी में लहरें चलती है ना, ये इस तरह से लहरती रहती है। ये क्वेसी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का। इट इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, जो इसमें जो प्रोटीन्स है ना ऊपर उनकी लेटरल, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको बताया, इंटीग्रल जो होंगे जैसे ये देखिए मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे मूव कर रही है, अब यहाँ पर जो प्रोटीन था वो इसके मूव करने पे वो बह गया, आगे चला गया, तो लेटरल मूवमेंट करवाता है इस तरह से ये प्रोटीन्स का विद इन दी ओवरऑल बाय लेयर। ये पूरी बाय लेयर ऐसे ऐसे मूव करती रहती है। एंड दिस एबिलिटी टू मूव विद इन दी मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, इसको इसकी फ्लूइडिटी बोलते हैं। और जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब में इसका रोल है। जिसका फ्लूइड नेचर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात करी थी, यहाँ पर क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िएगा तो सही। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। और आपने बैक्टीरिया में क्या पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में, सेमी परमिएबल, दोनों में अंतर है। वहाँ पर सेमी परमिएबल थी, यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, तो कुछ मॉलिक्यूल्स के सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, उनको ये पास आउट करने देती है थ्रू आउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं जैसे कि वो मूव कर जाते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उनके जो हाई से लो जाते हैं उनको बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई चीज़ ज़्यादा से ही तो कम जगह जाएगी, ठीक है, कम से तो ज़्यादा जाएगी तो उधर कम ही पड़ जाएगी। अब इधर तो पहले ही ज़्यादा है तो इधर से कम जा सकती है, तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के साथ बह गई, ठीक है।
तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकते हैं। लेकिन जब वाटर का कभी भी मूवमेंट होगा क्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो वो होगा ऑस्मोसिस के थ्रू, या उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं कर सकते थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, जो कि मैंने आपको बताया नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स तो उसमें से पास नहीं कर सकते, तो उनको एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जो उनको पास करता है। ये देखिए, ये आपकी मेम्ब्रेन लगी है और इसमें से प्रोटीन आ रहे थे ना, ये आपकी लिपिड बाइलेयर, इसमें से प्रोटीन था। अब इस प्रोटीन के इस पॉइंट पर यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन है कोई, इस प्रोटीन के यहाँ पर आके कोई मॉलिक्यूल बाइंड कर गया और उसे पास करना है उस साइड पर। अब ये प्रोटीन घूम जाएगा ऐसे गोल और ये पहुँच गया अंदर। ये बाहर वाली साइड थी, अंदर वाली साइड थी, प्रोटीन ने बाहर से घुमा और ये चला गया अंदर। पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? तो इस तरह से चलता है सारा सिस्टम। एंड कैरियर प्रोटीन के थ्रू फिर ये पास हो जाता है टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और फिर कुछ आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन रिलेटेड। जब ज़रूरत होती है तो करना पड़ता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप में होता है, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एटीपी यूटिलाइज होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। अब सेल वॉल की हम बात करें तो ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल, जो कि एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए फंजाई और प्लांट्स के केस में। And cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules। तो इसका सिर्फ यही फंक्शन नहीं है कि ये शेप प्रोवाइड करेगा सेल को या फिर प्रोटेक्ट करेगा सेल को मैकेनिकल एब्रेजन वगैरह से, इसका एक और फंक्शन भी होता है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करती है। जो सेल वॉल होती है, जब दो सेल्स पास में जुड़े होते हैं तो सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है जो कि इंटर कनेक्शन करवाता है दो सेल्स का। तो सेल वॉल का ये रोल भी है, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी काम करवाती है। और इट प्रोवाइड्स बैरियर टू दी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। कुछ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ये बैरियर भी प्रोवाइड करवाती है सेल वॉल, उनको फ्री अंदर पास नहीं करने देती। तो यहाँ पर और एल्गी के बारे में बताया गया, एल्गी की सेल वॉल के बारे में, दैट इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लांट्स की हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड सम प्रोटीन्स। तो सेल वॉल जो यंग प्लांट सेल की होती है, वो यंग प्लांट सेल की होती है, वो प्राइमरी वॉल होती है जनरली। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो कि फिर ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाती है जैसे सेल मैच्योर करता है, और फिर सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाती है इनर साइड पर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। सेल वॉल बाहर थी ना, मेम्ब्रेन अंदर थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेकेंडरी वॉल बनेगी वो इसके अंदर वाली साइड बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो सेकेंडरी वॉल बन गई वहाँ पर, और इन दोनों के बीच में बनेगा मिडल लैमेला। इट इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट which holds or glues the different neighboring cells together, and the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata, जो कि मैंने आपको बताया, which connect the cytoplasm of neighboring cells। अब हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या चीज़? तो जनरली ये कुछ नहीं है, ये एक सिस्टम है बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। ये कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन सब का जो फंक्शन है सब कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया अपना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम वैक्यूल, तो ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं और बाकी जो हैं वो अलग से काम कर रहे हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में फटाफट बात करें तो ये एक नेटवर्क होता है ऑफ, और रेटिकुलम, नेटवर्क बोल दो, रेटिकुलम बोल दो, ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका एक नेटवर्क सा प्रेजेंट होता है इन दी साइटोप्लाज्म, जो कि स्कैटर हुआ होता है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, सिंपल सा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये डिवाइड कर देगा इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में, जो कि होंगे ल्यूमिनल, ल्यूमिन यानी कि उसके बीच में जो है, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि जो साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये आपने एक ट्यूब है मान लीजिए, ये ठीक है, एक मेरे पास ये ट्यूब है, देखिए ये ट्यूब है एक, ठीक। तो इसके बाहर का जो सारा स्पेस है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इसके बीच में ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन होता है किसी भी बीच का स्पेस जो होता है वो ल्यूमेन बोलते हैं उसको। तो ये ट्यूब के बीच का स्पेस ल्यूमेन हो गया और बाहर का सारा साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, तो दो में इसने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो राइबोसोम्स उस पर अटैच होते हैं टू देयर आउटर सरफेस एंड देयर बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम इसको बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन रोल क्या है या कहाँ पर ये यूज होता है? इट इज इन्वॉल्व एक्टिवली इन दी प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। मैंने जो राइबोसोम मैंने आपको बताया था प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम यही कर रहे हैं, तो इसलिए जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वही तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये इनका RER का मेन काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन।
एंड एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसके साथ ये कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसी के साथ आगे ये टक टक ये देखिए यहाँ पर गोल 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 घूमने शुरू हो गए थे। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ कंटिन्यूसली जुड़ा रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें, इट इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है लिपिड से। ये इस तरह से देते हैं, ट्रू फॉल्स दे देंगे, करेक्ट इनकरेक्ट में। इस स्टेटमेंट को बीच में कई बार घुसाया गया है, बहुत बार। अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखना आप। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिपिड है, बच्चे भूल जाते हैं मेन बात, इसे खाली स्टीरॉयड के लिए याद रखा जाता है। तो इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें स्टीरॉयडल जो होते हैं हार्मोन्स वो सिक्रीट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं एससीआर में। फिर गोल्गी अपरेटस की हम बात करें तो पौना घंटा हो गया है। गोल्गी अपरेटस की बात करें तो कैमाइलो गोल्गी 1898 में उन्होंने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करा था, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को नियर दी न्यूक्लियस। एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो ये इनका डायमीटर था लगभग। तो ये डिस्क शेप्ड कुछ सैक्स आप कह सकते हैं, सैक होता है ना बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो सैक्स हो गए ये। एंड दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये पैरेलली एक दूसरे के स्टैक हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एंड गोल्गी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। कंसेंट्रिकली का मतलब क्या, दोनों का सेंटर एक होगा। ये कुछ इस तरह से बैंड हुई हुई होती है, ये देखिए आप, इस तरह से बैंड हुई हुई होती हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस अगर है ना, तो न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका भी जो सेंटर होगा वो वहीं पर प्रेजेंट होगा। यानी कि ऐसे मुड़ी हुई होंगी, ऐसे मुड़ी हुई नहीं होंगी, ऐसे होंगी अगर न्यूक्लियस यहाँ है। यानी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर दी न्यूक्लियस विद ए डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, यानी कि सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस बोल सकते हैं उसे, एंड द कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो ये इसके नाम है, कॉन्वेक्स का नाम है सिस और फॉर्मिंग फेस, और कॉनकेव का है ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो इस साइड तो ये ऐसा प्रेजेंट होता है, दूसरी साइड फिर ऐसा है, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव बाउंड्री। ये देखिए ये कॉनकेव बाउंड्री हो गई, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स बाउंड्री थी, अब ये हो गई कॉनकेव, ठीक है, बल्ज आउट, समझ गया। देन आगे पढ़ते हैं, इसमें गोल्गी अपरेटस में क्या दिया गया है। सिस एंड ट्रांस फेसेस जो होते हैं ऑर्गेनेटिक, दे आर एंटायरली डिफरेंट बट आर इंटरकनेक्टेड। जो प्रिंसिपली इनका फंक्शन है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होके हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, ये उसको पैक करने का काम करेगा बेसिकली, जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे फिर आउटसाइड द सेल और इनसाइड जहाँ पर भी वो चाहिए। तो ये देखिए कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं ना। अभी आगे लाइसोसोम और वैक्यूल जो आएंगे वो भी कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, कैसे वो देखते हैं अभी। पहले गोल्गी अपरेटस में ये क्लियर कर लें जरा, हम जब पढ़ रहे थे, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांस फेज। एंड गोल्गी अपरेटस का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो लाइसोसोम की बात करें उसके बाद फिर तो ये मेम्ब्रेन बाउंड कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपरेटस। अब जो गोल्गी अपरेटस में प्रोटीन्स वगैरह पैक हो रहे हैं ना, ये कुछ जब पैक होकर बाहर निकलते हैं तो ये कुछ बन जाते हैं लाइसोसोम। तो ये देखिए कोऑर्डिनेटेड वे में आ गया, नहीं आ गया, तो इस तरह सारे कोऑर्डिनेटेड वे में आगे ये काम कर रहे हैं। तो जो आइसोलेटेड लाइसोसोम होता है वो इट इज़ फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी कि जो तोड़ने वाले किसी भी चीज़ को एंजाइम्स होते हैं उसमें बहुत रिच होता है। जैसे कि हमारा हाइड्रोलेज जिनको कि हम बोलते हैं, इसमें आते हैं हमारे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, तो ये सब होते हैं। एंड देर ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होता है। और जो एंजाइम्स होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, तो ये एंजाइम्स ही होते हैं वो। वैक्यूल की हम बात करें फिर, तो वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि फाउंड होता है इन द साइटोप्लाज्म। एक और खास बात आपको मैं बता दूं, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। काफी बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में। And it contains water sap, excretory product and other materials not useful for the cell। तो इसमें वैक्यूल्स में सारा वेस्ट मटेरियल जाएगा जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होगा, अल्टीमेटली वो बाहर पहुंचा दिया जाएगा। तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनमें कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, तो वैक्यूल इसमें बड़ा होता है। एंड प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट होती है इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी वैक्यूल के अंदर भेज दिया जाता है प्लांट सेल में कुछ आयंस को।
Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. तो उनकी vacuole में concentration cytoplasm से भी ज़्यादा हो जाती है. And amoeba में जैसे कि हम contractile vacuole देखते हैं, it is important for excretion. Excretion का role इसमें play करती है contractile vacuole. और फिर कुछ प्रोटीज की हम बात करें तो उसमें food vacuoles present होती हैं जो कि form होती हैं by engulfing the food particles. जब वो food particles को engulf करते हैं ना, तो वहीं के वहीं एक वैक्यूल बन जाता है, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल. फिर उसमें खाना सारा जो उसने लिया है वो सब उसमें ही डाइजेस्ट होगा, क्योंकि वैक्यूल है तो उसमें सब प्रेजेंट होता है, तो वहीं डाइजेस्ट होकर फिर वो यूजअप हो जाता है. बाकी फिर एक्सक्रीटा जो होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह के थ्रू. नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जब तक इसे स्पेसिफिकली हम स्टेन ना करें तो तब तक ये विजिबल नहीं होते अंडर द माइक्रोस्कोप. काफ़ी छोटे होते हैं ये. एंड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. अगर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होंगी. जैसे हमारी कौन से होते हैं, रेड मसल फाइबर्स. ठीक है, अभी आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में सब आएगा लोकोमोशन में. अगर आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं अभी हम, मज़ा आने वाला है. अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस पढ़ी हुई है मेरी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है अपना, और हमारी पढ़ी हुई है कौन सी, डाइवर्सिटी वाली यूनिट पढ़ी हुई है. काफ़ी यूनिट्स पढ़ी हुई हैं, पहले भी देख लीजिए आप जाकर. अगर आपने देखना है चैनल खोलिए, बहुत वीडियोस पढ़ी है वहाँ पर. तो यहाँ पर टिपिकली जो सॉसेज शेप होता है या तो ये सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.221 माइक्रोमीटर, काफ़ी छोटा डायमीटर होता है इसका. जैसे कि माइकोप्लाज्मा का 0.3 था तो लगभग उसके जितना होता है इसका. लेकिन ये सेल ऑर्गेनेली है और वो एक इंडिविजुअल सेल था. तो इसकी फिर लेंथ की हमने बात कर ली. लेंथ है इसकी 1 to 4 माइक्रोमीटर के लगभग लेंथ है. डायमीटर है इसका छोटा, लेंथ है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की. ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment. तो इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर, जो इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं. जो आउटर कंपार्टमेंट होगा और इनर कंपार्टमेंट होगा तो दो में से डिवाइड हो जाती है. इनर कंपार्टमेंट में क्या होगा उसको हम बोल देंगे मैट्रिक्स, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होंगी सेल की. एंड द आउटर मेम्ब्रेन जो कि वो फॉर्म कर लेगी एक कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली, जो कि उस ऑर्गेनेली की बाउंड्री हो जाएगी. इनर मेम्ब्रेन कुछ इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में ऐसे ऐसे मूव करती है, जो क्रिस्टा बोलते हैं जिसे. उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो सारा वहीं पर होता है. हमारा जो आप कह लीजिए सिंपल भाषा में रेस्पिरेशन का जो काम होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे पर होता है. वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ETS. इसके बारे में आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में. दबा के सिर्फ एक इंट्रो ले रहे हैं हम ये बायो का. एक कुछ चैप्टर सिर्फ इंट्रो के दिए गए हैं जो कि बीच बीच में थे. मुझे लगा कि इन्हें पहले कर देना चाहिए, तो मैं आपको पहले करके बता रहा हूँ. बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे पढ़ना चाहें. तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसलिए इनको पावर हाउस बोला जाता है सेल का. तो जो मैट्रिक्स होता है सेल का वो पोजेस करता है सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल. कुछ फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम होता है यहाँ पर 70, जो कि आपको बताया था पहले भी. एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन. तो एक खास बात जो यहाँ पर याद रखने वाली है, दे पोजेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल. यहाँ पर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. फिर प्लास्टिड्स की हम बात करें तो प्लास्टिड, ये प्लास्टिड है, प्लाज्मिड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा. प्लास्टिड्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स. तो यूग्लिनोइड्स में प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. जनरली इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप्स एज दे आर लार्ज. तो ये लार्ज होते हैं तो दे आर इजीली ऑब्जर्व्ड, आसानी से दिख जाते हैं. एंड दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी होते हैं इनके, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट. तो इसी के बेस पर, पिगमेंट्स के बेस पर इसको 3 में डिवाइड करा गया प्लास्टिड्स को: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट है जनरली वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये क्लोरोप्लास्ट का हो गया. क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो दे हैव फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट, जो कि कलर, पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं पार्ट ऑफ प्लांट को, जैसे कि येलो, ऑरेंज या रेड वगैरह. तो ये क्रोमोप्लास्ट का काम है सारा. अब ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस प्लास्टिड. इनका काम क्या है मेनली? इनका काम है यहाँ पर
जैसे कि स्टोर वगैरह करना फूड वगैरह को विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर करते हैं। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट ये करता है स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे कि स्टार्च वगैरह को। इसका एग्जांपल हो गया पोटैटो, तो इसमें अमाइलोप्लास्ट होते हैं तो वो स्टोर करते हैं जो स्टार्च स्टोर करते हैं। इलाइयोप्लास्ट होते हैं वो ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं, और जो एल्यूरोप्लास्ट होते हैं वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। इनको याद रखने का देखिए, इलाइयो IO ये ऑयल, ये देखिए यहाँ पर OIL ऑयल दिख रहा है, नाम में ही दिख रहा है, तो ऑयल एंड फैट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो आपने पढ़ा है, आगे आप पढ़ेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, सलाइवरी अमाइलेज और ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज, तो ये किस में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं ना। तो ये अमाइलोप्लास्ट हो गए कार्बोहाइड्रेट। फिर सिंपल एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, इसको आप किस तरह से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, एक एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है सीड में, अगर आपने पढ़ा हो डाइकॉट सीड में, तो उसमें एल्यूरोन लेयर होती है, वो प्रोटीनेशियस लेयर होती है, तो वहाँ से एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। तो ये सिंपल सी मैं अपनी ट्रिक्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने इन चीज़ों को याद रखो कि बायो में चीज़ों को आप याद रखने की एक तरीके बना सकते हैं कि आप किस तरह से याद रखना चाहते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मेजॉरिटी जो क्लोरोप्लास्ट की है ऑफ ग्रीन प्लांट, दे आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स एंड दे कैन बी लेंथ शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या रिबन लाइक, किसी भी शेप के हो सकते हैं, हैविंग वेरिएबल लेंथ। जनरली 5 to 10 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है, और विड्थ होती है इनकी 2 to 4 माइक्रोमीटर। अच्छा खासा साइज होता है, तो इजीली विजिबल हो जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड द नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है, और इट कैन बी अप टू 20 to 40 per cell इन द मेसोफिल इन द ग्रीन एल्गा, तो नंबर वेरी करेगा। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और जो इनकी इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होगी वो रिलेटिवली लेस परमेबल होती है अगर हम कंपेयर करें आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। तो स्पेस होता है जो विच इज़ लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जहाँ पर कि हमारी डार्क रिएक्शन होती है, जहाँ पर कि एंजाइमेटिक जो हमारा कंटेंट चल रहा है उसकी रिएक्शंस होती हैं विच आर प्रेजेंट इन दी, और वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स यानी कि बैग्स टाइप होते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं थायलोकॉइड्स, जो कि स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं सिंपली। एंड दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन, जैसे कि आप कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख के उसके एक स्टैक बना दें, आप उसकी एक गड्डी बना दें कॉइन्स की, या पाइल बना दें, तो इस तरह से ये थायलोकॉइड्स भी ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, ये सैक शेप के होते हैं, तो ये भी इसी तरह से अरेंज हुए होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। और फिर यहाँ पर कुछ थायलोकॉइड्स स्टैक्स में अरेंज होते हैं, और उसके बाद कुछ इंटरग्रेनल थायलोकॉइड्स भी होते हैं, जो कि ग्रेना के बीच में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग उसमें होते हैं प्रेजेंट। तो इसको हमने देख लिया, जो पाइल्स बनाता है कॉइन्स का, इसको हम ग्रेना बोलते हैं। जब थायलोकॉइड्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनको ग्रेना बोलते हैं, और जो ग्रेना के बीच में इंटरग्रेनल थायलोकॉइड्स होते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसके बारे में आपको समझ में आएगा फोटोसिंथेसिस में, आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत ये आपका ये देखिए ग्रेनम दिखाया गया है, और ये थायलोकॉइड दिखाया गया है सिंगल, तो ये इस तरह से चल रहा है सारा सिस्टम। एंड देन उसके बाद मेम्ब्रेन जो होती है थायलोकॉइड की, इट इनक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, अभी आपको बताया जो इनक्लोज करेगा स्पेस उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का डार्क रिएक्शन यानी सिंपली। एंड इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट था, एंड राइबोसोम वगैरह, और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दी थायलोकॉइड्स। और राइबोसोम की हम बात करें तो राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट का होता है वो स्मॉलर ही होता है, वही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है 70s। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो कि 80s होता है साइटोप्लाज्म में, तो लेकिन इसमें 70s ही प्रेजेंट होता है। अब बात करें हम नेक्स्ट राइबोसोम के बारे में थोड़ी सी, उससे पहले हल्का सा 1 सेकंड का ब्रेक। हाँ, तो राइबोसोम की हम बात कर रहे थे, तो राइबोसोम आर दी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया था राइबोसोम ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में। देखा किसने था इन्हें? जॉर्ज पैलेट ने। कब देखा था? 1953 में। ये जितने भी आपके ईयर्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना पूरी बायोलॉजी में, इसका मैंने एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया है। बस 12th के कुछ लास्ट के चैप्टर्स रिमेनिंग हैं अभी, उनको मैं जल्द पूरा करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि लास्ट के टाइम में ये वीडियोस अक्सर डला करती हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पढ़ लीजिए, कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो थोड़ा सा पहले डाल दूंगा, तो अगर किसी का सिलेबस पहले पूरा हो गया तो वो पहले रिवीजन कर सकता है, उसको हेल्प मिल सकती है। तो मैं सारी अपलोड कर दूंगा जल्दी पूरा करके इनको भी। तो हम कहाँ पढ़ते हैं? जी हाँ, तो दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो यूकैरियोट राइबोसोम्स होते हैं दे आर 80s और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो होते हैं 70s। यहाँ पर एस का मतलब क्या है? एस है स्वेटबर्ग्स यूनिट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट है, ये इनडायरेक्टली एक मेजर है राइबोसोम की डेंसिटी का, या आप कह लीजिए उसके साइज का। जैसे कि 80s कह दिया उसे, और 70s की उसके साइज का वो है। तो बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, जो कि मैंने आपको बताया था 70s में होती हैं 50 एंड 30 और 80s में होती हैं 60 एंड 40। तो साइटोस्केलेटन की हम बात करें अब यहाँ पर, तो साइटोस्केलेटन किस तरह से है? Elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm is collectively refers to as the cytoskeleton। तो इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। एंड दी जो साइटोस्केलेटन होता है इन सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ दिस। इसके बारे में आगे देखते हैं क्या बातें बताई गई। मेनली है यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला जो होती है हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। जो सीलिया होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि एक पोर्स की तरह वर्क करता है, जो कि ये आपको मूवमेंट में काम नहीं करता, ये आपकी इंटरनल मूवमेंट्स में काम, जैसे फूड आपके गलेट में जाएगा तो सीलिया के थ्रू वो अंदर पास हो जाएगा। फ्लैजिला क्या करता है? फ्लैजिला लोकोमोशन में काम करवाता है, ये बॉडी को आगे मूव कराएगा। और सीलिया क्या करता है? ये चीज़ों को अंदर बाहर मूव करवाता है, गैमीट्स को, फूड को। तो इन चीज़ों में सीलिया काम करता है। तो सीलिया वर्क लाइक ओर्स causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। जो फ्लैजिला है they are comparatively longer and responsible for cell movement, ये सेल की मूवमेंट करवा देंगे पूरे की। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया उसमें भी फ्लैजिला होता था, लेकिन these are structurally different from that of eukaryotic flagella। तो इसके अब स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करते हैं। दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम। ये इनका कोर जो है इसको बोलते हैं एक्सोनिम। एंड दे पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। इसको आप ऐसे देखिए, ये ट्रांसवर्सली चल रहे हैं, ये इस स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं, ये रॉड ऐसे निकलकर ये स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो ये आपको एक उसको ऐसे काट दिया वहाँ से बीच में से, तो ये आपको जो सेक्शन दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये वो सेक्शन दिख रहा है आपको। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। जो एक्सोनिम होती है इट हैज जनरली 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। सेंटर में लोकेटेड एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है एंड इट हैज़ 9+2 और इसलिए इसको 9+2 बोलते हैं। 9 आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए और 2 बीच में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ये डबलेट्स होते हैं और ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। तो ये सेंट्रल शीथ से इनक्लोज होते हैं और यहाँ पर हमने देखा इसके बारे में विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूब्यूल से फिर आगे कनेक्टेड होते हैं। ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय रेडियल स्पोक। तो ये रेडियल स्पोक्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रेडियल स्पोक्स जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सबसे निकल रहे हैं और ये सेंट्रल शीथ से जाकर के बाइंड कर रहे हैं और सेंट्रल शीथ फिर आगे यहाँ पर जो हमारा मेन वाला पार्ट है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इससे आकर लिंक कर रहा है। एंड देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, क्योंकि 9 डबलेट्स प्रेजेंट है। जो पेरिफेरल डबलेट्स होंगे दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। ये देखिए आपस में भी कनेक्टेड है बाय द लिंकर्स। एंड जो भी सीलिया और फ्लैजिलाई होते हैं दे बोथ इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। तो ये बेसल बॉडीज होती है सेंट्रियोल, उससे फिर ये आगे अराइज करते हैं। अब ये सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सेंट्रोजोम भी एक ऑर्गेनेली है यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेंट्रियोल्स। इसमें सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि परपेंडिकुलरली लाई करते हैं सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। और दोनों सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेंट्रोमियर में दे परपेंडिकुलर लाई करते हैं एक दूसरे को। एंड दे हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील। कार्टव्हील होता है ना, आउटर हेमिस्फीयर, आउटर स्फीयर आपका सर्कल होता है और ये सारे स्पोक्स फिर उसके चलते हैं और बीच में खाली हब होता है। तो यहाँ पर तो हमारे देखिए प्रेजेंट थे माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। वहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर 9+2 था तो वहाँ पर होता है 9+0। आपके एनसीईआरटी में मेंशन हालांकि ये नहीं करा गया है, लेकिन पता होना चाहिए आपको क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। देखिए मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubule protein and each of the peripheral fibrils is a triplet। वहाँ पर क्या था? डबलेट।
ऐसे ही यहाँ पर फिर ट्रिपलेट्स लिंक होते हैं एक दूसरे से, और सेंट्रल पार्ट जो होता है प्रोक्सिमल रीजन का वो प्रोटीनेशियस होता है, उसको हम हब बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक, जैसे कि पीछे प्रेजेंट था, मेड ऑफ प्रोटीन। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे फॉर्म द बेसल बॉडी फॉर सीलिया एंड फ्लैजेला, जहाँ से कि ये अराइज करते हैं सीलिया फ्लैजेला वगैरह, और स्पिंडल फाइबर्स वगैरह भी सेंट्रियोल से ही निकलते हैं, आप सब लोग जानते हैं, दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो ये था आपका पार्ट। उसके बाद अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो इट एज अ सेल ऑर्गेनेल इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब करा था न्यूक्लियस को, एंड फिर इसको फ्लेमिंग ने डाई करा था, बेसिक डाइस की मदद से न्यूक्लियस को स्टेन करा था, तो इसलिए इसको नाम फिर क्रोमैटिन दिया गया उसके बाद फ्लेमिंग के द्वारा। जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, अभी आप सेल साइकिल आगे पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, पहले होता है इंटरफेज, उसके बाद होता है आपका माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। इट इज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो इसमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन देम, जो कि 10 to 15 नैनोमीटर का स्पेस होता है इनके बीच में, अच्छा खासा स्पेस है जो कि इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड दी पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अच्छा खासा तो नहीं कह सकते हम, नैनोमीटर में, पहले माइक्रोमीटर की हम बात कर रहे थे, तो ये नैनोमीटर में है, तो 15 नैनोमीटर यानी कि 5 × 10⁻⁸ मीटर, तो काफ़ी छोटा स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि एक बैरियर फॉर्म कर देगा बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो यूजुअली कंटीन्यूअस रहेगी विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, और कुछ जगहों पर न्यूक्लियर एनवेलप में क्या होगा, इट इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन। देखिए 2 मेम्ब्रेन आपकी चल रही हैं, ये चल रही हैं, अब बीच में क्या होगा, किसी जगह पर ये यहाँ से ऐसे हो गई, तो उधर से भी इसी तरह से हो जाएगी ये ऐसे, तो यहाँ पर एक पोर बन जाता है बीच में, तो ये मेम्ब्रेन ऐसे चल रही थी, बीच में यहाँ से कनेक्ट हो गई, यहाँ से कनेक्ट हो गई, ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे देख सकते हैं आप इसे ऐसे, तो यहाँ पर ये पोर बन गया है। ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ इससे हाथ की मदद से, लेकिन आप इमेजिन करके सोच सकते हैं कि 2 मेम्ब्रेन जब चल रही हैं तो ये आपस में इधर से जुड़ गई, आपस में इधर जुड़ गई, बीच की जगह खाली, क्या हुआ, वहाँ पर पोर बन गया। तो इस तरह से बनते हैं हमारे पोर, तो फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, दे आर द पैसेजेस थ्रू व्हिच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए का जो प्रोटीन का जो ट्रांसफर होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस भी होता है। एंड उसके बाद बात करें, कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स एंड सिव ट्यूब सेल्स ऑफ वास्कुलर प्लांट, तो उनमें रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज प्रेजेंट ही नहीं है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, इट कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर जो होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। तो जो कंटेंट होगा न्यूक्लियोलस का वो कंटिन्यूस होगा विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता न्यूक्लियोलस, एंड इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पर आरएनए जो होता है ना, राइबोसोमल आरएनए, उसका सिंथेसिस होता है, जिसका रोल आप आगे मॉलिक्यूलर बेसिस में ही पढ़ेंगे अपनी जेनेटिक्स में। एंड द लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग प्रोटीन। अगर कोई सेल एक्टिवली कैरी कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को, तो उसमें न्यूक्लियोलस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर क्रोमोसोम की कुछ बातें बताई गई हैं कि ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम शो करता है इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो क्रोमैटिन जो होता है वो कंटेन करता है डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, और आरएनए भी होता है। तो जो सिंगल ह्यूमन सेल है उसका अप्रॉक्सीमेटली जो डीएनए होता है वो 2 मीटर का लंबा थ्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से कुछ उसको पैक किया जाता है कि इतने छोटे सेल के अंदर 2 मीटर का हमारा डीएनए का थ्रेड आ जाता है। तो सोच सकते हैं आप कितना पतला होगा और कितना ज़्यादा मतलब डेलिकेट होता होगा। तो जितने भी हमारे क्रोमोसोम हैं, दे एसेंशियली इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमेयर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इसके साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको कि हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स,
जो कि स्पिंडल अपरेटस से अटैच होता है और फिर ये खींचते हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन के दौरान। तो इनकी पोजीशन के बेस पर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया गया है 4 तरह में। मेटासेंट्रिक, जो मिडल सेंट्रोमेयर होगा, दोनों इक्वल आर्म्स होंगी। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर स्लाइटली अबव होगा फ्रॉम द मिडल, या अवे कह लीजिए आप, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, और इसमें बनेगी आपकी एल शेप। मेटासेंट्रिक में बनेगी वी शेप, सब मेटासेंट्रिक में बनेगी आपकी एल शेप। आप खुद ही सोच के देख लीजिए ना, एल कैसा होता है, ऐसा और ऐसा, एक डंडा बड़ा होता है एल का और एक डंडा छोटा होता है। तो यहाँ क्रोमोसोम इक्वली डिवाइडेड नहीं है, जो सेंट्रोमेयर है वो बीच में नहीं है, अगर बीच में होता तो ऐसे बन जाते हैं, बराबर हो गए दोनों, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली अवे है फ्रॉम सेंटर से, तो इसलिए ऐसा बनेगा, तो एल शेप हो गई। अब मेटासेंट्रिक में दोनों बराबर है, तो वी शेप, दोनों बराबर है। एंड उसके बाद हम बात करें कि ये इसमें हो गया, एक शॉर्टर हो गई, हम एक लॉन्गर हो गई। फिर उसके बाद एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमेयर और ज़्यादा परे हो जाएगा, बिल्कुल एंड के पास पहुंच जाएगा अपने, इसको हम इसलिए बोलते हैं जे शेप। अब जे कैसा बनता है, ऐसे और ऐसे बनाते हैं जे को, ऐसे। तो ये जो यहाँ पर है ना डॉट आपका जे में, ये इतना सा डंडा रह गया है आपका जे का, तो ये आपका बना लेगा एक्रोसेंट्रिक। ए जे की फॉर्म में याद रख सकते हैं आप, सेक्शन जंक्शन होता है ना ए जे, तो एक्रोसेंट्रिक जे। और फिर उसके बाद टीलोसेंट्रिक, ये तो बिल्कुल ही टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई आप छोटा आई कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं और ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, तो आपका ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है और उसके बाद नीचे ही है, तो इसलिए इसको बोला टीलोसेंट्रिक, बिल्कुल कॉर्नर में प्रेजेंट है। और यहाँ पर आपको सारे डायग्राम्स में शो करा गया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक। शेप्स भी आपको मैंने इन सबकी समझा दी है पूरी तरह से। 1.25 घंटा होने वाला है और ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीशन के तरफ पहुंच गया है, सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं उसके, फटाफट से करते हैं कवर। कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं विच हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कांस्टेंट लोकेशन पर प्रेजेंट होती हैं, विच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। आपके काम की स्टेटमेंट नहीं है ये बिल्कुल भी, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन था सेंट्रोमेयर, ऐसे ही ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं, जो क्रोमोसोम ऐसे होता है ना, उसमें ऊपर की साइड एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ये बेसिकली आपको आगे जब आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कराते हैं तो वहाँ पर ये काम में आते हैं, जो आपके सैटेलाइट डीएनए होते हैं, या आप इनकी स्टडी कर रहे होते हैं जब, तब काम आते हैं। माइक्रो बॉडीज़ होती है। अब ये माइक्रो बॉडीज़ देखिए, आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया इनके बारे में, तो सिंपल सी बात बताई गई है कि मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। पैरोक्सिसोम है, तो ये सब होती है माइक्रो बॉडीज़ हैं सारी, ग्लायोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम, ऑक्सिसोम वगैरह। तो इनके बारे में आपको एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो समरी में एक पॉइंट अलग से जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। ये देखिए, ये पॉइंट बताइए, पढ़ा था कभी आपने? आज से पहले बता दीजिए, आपको किसने पढ़ाया था? मॉड्यूल में किसी पढ़ा था आपने? आई डोंट थिंक सो पढ़ा होगा, बाकी अगर पढ़ा भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सब जब एनसीईआरटी पतली सी किताब में सब मिल रहा है तो यार यहाँ से पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा। चलिए फटाफट से आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पेन निकाल लेते हैं अपना हम। यस, द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। सही जवाब, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। देखिए यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये 2021 का क्वेश्चन है, इसी साल आया हुआ क्वेश्चन, लुप्पा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आंख बंद कर करके लगा सकते हैं, नहीं, गोल्गी बॉडीज। Which of the following cell organelles is present in the highest number in secretory cells? अभी secretory cells क्या होते हैं बता? secretory cells वो जहाँ पर secretion का काम होता है। secretion कैसा आप देखते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनमें सिक्रीशन का काम होता है। मैंने आपको बताया ना पैकेजिंग का काम होता है सारा, तो ये पैकेजिंग करके क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, बताया था आपको। प्रोटीन्स आए इनके पास, ये पैकेज करके सिक्रेट करते हैं, या तो आउटसाइड द सेल या जहाँ पर भी इन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसका आंसर आएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नो डाउट, गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इस तरह का एक आधा क्वेश्चन फंसा देते हैं कभी कभी। 19 में आया था ये क्वेश्चन आपका। यहाँ पर मैच करने को बोला गया, गोल्गी अपरेटस से क्या मैच करता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ए का थर्ड 2 में है क्या? हाँ 2 में है।
बी का फोर्थ और सेकंड और फोर्थ में देखते हैं लाइसोसोम क्या करता है भाई, ट्रैप वेस्ट एक्सीड डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल। बी का तो फोर्थ है, तो इसका हो गया हमारा बी पार्ट, आंख बंद करके, क्योंकि वैक्यूल का सेकंड, फिर ट्रैप वेस्ट एंड एक्सीडेटरी प्रोडक्ट्स, और डी हमारा राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। ये 2018 का क्वेश्चन है, ये मिल नहीं रहे थे मुझे क्वेश्चन, ही मैंने अलग से निकाले थे आपके लिए, जहाँ से मैं कर रहा था ये क्वेश्चन, तो मुझे वहाँ पर नहीं मिला था ये क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी नहीं। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, लुप्पा क्वेश्चन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, किसमें पार्टिसिपेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। अभी बताया था आपको, सिक्रेटरी वेसिकल सिक्रीशन में काम है इसका, ध्यान रखिएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से देखिए सिक्रीशन के बेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी लाइन देखी होगी आपने जब मैं बता रहा था, सिक्रीशन इनका काम होता है। अभी आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस के बाद भी अगर आप कहते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन फोल्डिंग होती है, बिल्कुल होती है। ग्लाइकोजाइलेशन नहीं होता है प्रोटीन का, क्या होता है प्रोटीन का, ग्लाइकोजाइलेशन आई थिंक होता है, ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, हाँ बिल्कुल होता है, प्रोटीन का ग्लाइकोजाइलेशन होता है, प्रोटीन को फोल्ड करते हैं, ग्लाइकोजाइलेट कर देते हैं, और क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, बिल्कुल। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता है, वहाँ कहाँ होता है, अच्छा बताइए आप, याद होगा भी, मैंने आपको पीछे बताया भी था, एक खास करके पॉइंट बताया था मैंने आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, याद आया, स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस काम, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं। पहले चारों ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर लगाइए, कुछ क्वेश्चंस में घपलेबाजी भी की जाती है। जैसे अब की बार आपको याद होगा 2021 का एक क्वेश्चन था, उसमें हेट्रोस्पोरस और हेट्रोसोरस दो टर्म्स दे दी, पहले हेट्रोसोरस दिया और नीचे हेट्रोस्पोरस दिया, बच्चों ने हेट्रोसोरस लगा दिया, बताइए पता था बच्चों को, क्योंकि हेट्रोसोरस आना था वहाँ पर, कुछ प्लांट किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ध्यान से उस पर देख के हेट्रोस्पोरस ही लगाया था। नीट का एग्जाम दिया है मैंने इस बार 21 में, तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा स्कोर की। बाकी रिजल्ट आने वाला है जल्दी, आप सबके साथ शेयर करूँगा, पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, काउंसलिंग वगैरह में जिसमें आपको हेल्प चाहिए होगी, हर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिस तरह से आपकी हेल्प हो सके, हर वो काम करने को मैं तैयार हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्वेश्चन को पूरा, एटीपी देखते ही माइटोकॉन्ड्रिया लगाओ। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होती है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं, आप बचपन से आप 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस बात को आप झूठना नहीं लग सकते, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं, पढ़कर आए हैं ना, ये मत कहिएगा कि यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अपने अंदर ही सारी चीज़ें समाई हुई हैं। जैसे देखिए अपना इनके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, अपना प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है इनके अंदर, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बोला। ऑटोनोमस नहीं है, डिवाइड भी करते हैं बाय फ्यूजन वगैरह से, तो इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। तो ये पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती कौन सी है, राइबोसोम। प्रेजेंट होता है इनमें, नहीं होता है ना, गलत हो गई ना स्टेटमेंट। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सी पार्ट सही जवाब। 2016 का एक और क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन नहीं है, न्यूक्लियोसोम नहीं है, सेंट्रियोल, सीलिया एंड स्पिंडल फाइबर, जी हाँ। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं स्पिंडल फाइबर, और ये सेंट्रियोल, सीलिया, सब आपस में रिलेटेड टर्म आप समझ पा रहे होंगे। एंड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम। आंख बंद करके लगाया करो ऐसे क्वेश्चन, 1 सेकंड की वेट, खाली इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, क्वेश्चन पेपर आपका धड़ाधड़ खींचना चाहिए पेपर, रुकना नहीं बिल्कुल भी वहाँ पर। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम, यार राइबोसोम में डीएनए प्रेजेंट थोड़ी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, हर जगह तो है डीएनए। नेक्स्ट क्या भैया, आ गया, और भी क्वेश्चन है अभी। अच्छा जी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, पहला ही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम, ऐसे लगाना है आपको इतनी तेजी से। बाल बेनी रिंग्स आर द साइट्स ऑफ, बाल बेनी रिंग्स,
ये आपके मतलब का क्वेश्चन वैसे है नहीं, आया है 2015 में आया, उस टाइम पर आया करते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन जब से ये NTA वाला सिस्टम शुरू हुआ है तो NCERT बेस कर रहे हैं वो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हद तक। मान लीजिए आपके 90 क्वेश्चन है ना, तो आपके 87 क्वेश्चन प्योरली NCERT होते हैं लगभग, एप्लीकेशन बेस मिलाकर, और बाकी कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे फंसा दिए जाते हैं जो कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो हो जाते हैं। तो बाल्बियन रिंग्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये होती हैं आपकी, मैं आपको यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में आप शायद समझ ना पाएँ, तो इनका जो रोल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो राइबोसोम्स वगैरह होते हैं ये उनसे रिलेटेड होती है, आप बस इतना समझ लीजिए, और ये RNA और प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती हैं। ये आपको समझ में आएगा जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ का क्वेश्चन वैसे था नहीं, इन्होंने यहाँ पर डाला हुआ था ये क्वेश्चन। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। थाइलाकॉइड्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, फर्स्ट का थर्ड 3 में है भाई। सेकंड का बताओ फोर्थ या फर्स्ट। क्रिस्टा, इन्फ्लोडिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड का फोर्थ हो गया। अब थर्ड का बताओ फर्स्ट या सेकंड। सिस्टर्ने डिस्क शेप, जी हाँ थर्ड का फर्स्ट, तो हो गया इसका ये पार्ट करेक्ट। सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन्स आर, मेम्ब्रेन किस किस में थे? राइबोसोम में नहीं है, राइबोसोम में नहीं है। लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम में नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए। Solid linear cytoskeletal elements having a diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer are known as, इनको क्या बोला जाता है? माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये, जो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं दरअसल एक्टिन से। ये क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर याद कर सकते हैं, मैंने भी याद करे हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ऐसा नहीं है कि मैं इतना डिटेल में पढ़ के आया हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि जी पढ़ के आया हूँ। हाँ, मैंने बाल्बियन रिंग्स का टॉपिक थोड़ा बहुत एक नज़र मारी थी, क्योंकि मुझे लगा था, क्योंकि पॉलीटीन क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में भी आया था। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम से रिलेटेड होती हैं बाल्बियन रिंग्स, जो कि RNA प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं, तो इसलिए मैंने इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ली थी। जेनेटिक्स में आपको इसके बारे में एक आइडिया दे दूंगा मैं। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट है, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय वैक्यूल। ऑस्मोसिस का काम सारा वैक्यूल कर रहा है। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रियोल बेसल बॉडी, तो फर्स्ट का फोर्थ 2 जगह है। सेकंड में बताइए सेकंड और थर्ड है, तो क्लोरोफिल है, सेकंड थाइलाकॉइड्स। आंख बंद करके लगा दो। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। करेक्टली मैच करिए। दी क्या गया है यहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस तो ये है ही नहीं, से भूलिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, जी हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। गलत बातें नहीं करनी है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं, एनर्जी ट्रांसफर नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, जी हाँ यही आएगा सी पार्ट। इंटरैपिंग द लाइट इज हो सकता है। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, बताया था ना आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का। ध्यान रखिएगा इस पार्ट को। आपके 1 घंटा 22 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पर लगभग आपके क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं बस। तो 1 घंटा 25 मिनट में आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। अमाइलो, इलाइयो, एल्यूरो। क्रोमोप्लास्ट नहीं करता है, पता है आपको, कलर प्रोवाइड करता है ये। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेली। ए इन द डायग्राम, ए क्या है? डायग्राम में देखकर आप पहचान पा रहे हैं या नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया आएगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एटीपी से रिलेटेड कुछ। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन ये कि दिया गया भाई, बी पार्ट, सिंपल। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त, और वो भी सुखद अंत के साथ। तो 1 घंटा 22 मिनट में आपका ये चैप्टर मैंने पूरा खींच दिया, विद क्वेश्चंस, विद NCERT की एक डिटेल, और जितनी डिटेल में प्रोवाइड कर सकता हूँ उतनी डिटेल मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब आपका क्या करना है? बस आप लाइक कर दो यार, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। आप बताओगे अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आगे और वीडियोस और मेहनत करके बना ही रहा हूँ, और ज़्यादा मेहनत करूँगा अपनी वीडियोस पर। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस, और पूरी ये अपनी रैपिड बायोलॉजी की सीरीज चलती रहेगी। अब क्या बोलूँ इसके अलावा, और मैं बस यही सब बातें थी, हो गया और क्या। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर क्वेश्चन देखने हो तो टेलीग्राम पे चले जाना, डालने की ज़रूरत है नहीं यार, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं यहाँ पर, ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन डालने की। बाकी टेलीग्राम पर आप जाइए, कनेक्ट हो जाइए, होना है तो। वैसे मैं क्वेश्चंस कभी कभी वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, कभी फ्री होता हूँ तो डाल देता हूँ यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है।
और इंस्टाग्राम पर जुड़िए, आपको जुड़ने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और वहाँ पर अपना आराम से देखिए। क्वेरी, कोई पर्सनल क्वेरी हो, नीट से रिलेटेड क्वेरी हो, पूछो, बड़ा भाई समझकर, छोटा भाई समझकर, दोस्त समझकर, जो समझकर पूछना चाहो पूछ सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो ओके गाइस, बाय बाय।